साथियों, वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत मानव जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथियों, वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हमारे जो यूपीएससी या फिर किसी भी राज्य का जो परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है वह हमारे जीवन और समाज की करंट में जो समसामयिक घटनाएं, जरूरतें और समस्याएं घटित होती रहती है उस पर आधारित होता है। और यह सिद्धांत हमारे जरूरत हमारे समसामयिक घटनाओं से काफी क्लोज रूप से जुड़ा हुआ देखा जाता है। इसलिए यह सिद्धांत, यह मॉडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का एक स्टूडेंट हैं, भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वैकल्पिक विषय लेकर के, तो 100% आपका यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन नंबर फिक्स हो जाएगा। इसलिए ध्यान, इस थ्योरी को आप अच्छा से देखिए, आपको बहुत डिटेल में बताएंगे हम। और यदि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं फिर भी यह सिद्धांत, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सिद्धांत से हर एक परीक्षाओं में शायद कभी कभी छूटता हो एग्जाम, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं। या तो वह परिवहन व्यवस्था के नाम पर आए, बाजार सिद्धांत के नाम पर आए, प्रशासनिक सिद्धांत के नाम पर आए, या तो फिर इसका जो कुछ इन्होंने जो परिकल्पनाएं किए हैं उस पर आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहे, 15-20 मिनट अगला मैं आपको कुछ ऐसा ही पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी अर्थात केंद्र स्थल सिद्धांत। जर्मनी के एक विद्वान, जिन्होंने दक्षिणी जर्मनी के अधिवासों का अध्ययन कर 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिनका नाम वाल्टर क्रिस्टालर था, और इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत भी कहा जाता है। केंद्र स्थल वैसा स्थान होता है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला, सघन आबादी वाला क्षेत्र होता है, अधिक जनसंख्या का समूहन होता है, और परिणाम यह होता है कि वहां पर अधिक मात्रा में दुकानों, बाजार केंद्रों, व्यापार केंद्रों और सेवा और वस्तुओं का संग्रहण होता है। केंद्र स्थल का कार्य यह होता है कि वह अपने आसपास के क्षेत्रों को वस्तुओं और सेवाओं का सप्लाई करे और जरूरत पड़ने पर आवश्यकता हिसाब से उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी करे। प्रशासनिक कार्रवाई करने का मतलब है किस क्षेत्र में कितना वस्तुओं का सप्लाई करना है और किस क्षेत्र में वस्तुओं पर रोक लगाना है। ये सब काम एक प्रशासनिक इकाई गठित करने के बाद ही होता है। इसलिए इस सिद्धांत में मूल रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया गया है: प्रशासनिक विभाग, परिवहन विभाग और बाजार विभाग। 3 को इसमें विभाग बनाया गया है। बाजार क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र, तीनों को कंबाइंड करके एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल तैयार किया गया है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहते हैं। आप कल्पना करें, आपका गांव कोई शहर या कोई कस्बा में होगा, जो कि आपके गांव या शहर से बहुत दूर होगा। आप कल्पना करें, आपका गांव या कस्बा से कोई बड़ा शहर किस दिशा में और कितना दूर स्थित है। उम्मीद है अगर आप एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होंगे तो आप 100% कह सकते हैं कि आपके गांव से किस दिशा में और कितना किलोमीटर दूर कोई बड़ा सा शहर या महानगर बसा हुआ है। बस सही इस सिद्धांत का मेन मुद्दा है कि शहरों और महानगरों से दूर स्थित गांवों, कस्बों और फुटपाथ घरों तक वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्ति कैसे किया जाए, कहां पर कितने मात्रा में बाजारों का स्थापना किया जाएगा, परिवहन मार्गों का स्थापना किया जाएगा और प्रशासनिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा कि निर्बाध गति से और एक समान रूप से वस्तुओं और सेवाओं का सबके साथ सभी सेवा केंद्रों तक आपूर्ति होता रहे। यही इस सिद्धांत का, इस मॉडल का मेन मकसद है। साथियों, अधिवास भूगोल में कोई कस्बा या गांव से दूर स्थित 1-2 की संख्या वाले घरों को हम लोग हेमलेट या तो पूर्वा बोलते हैं। साथियों, हम शुरुआत कर रहे हैं उस जगह से, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत हर किसी को एक समान ही होती है। एक समान नहीं, किसी को ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की जो जरूरत होती है वो हर एक इंसान को होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
जरूरत को कि आप किसी गांव या शहर से कितना दूर, कोई पहाड़ पर बसा हुआ है या कोई नदी किनारे बसे हुए हैं, लेकिन जरूरत तो हर किसी को वस्तु और सेवा की होती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सब वस्तुओं और सेवाओं को एक ही आदमी प्रोडक्ट करे। अगर कोई आदमी खेती करता है तो ऐसा बात नहीं कि हम फर्नीचर का भी काम करें, ऐसा नहीं कि हम मोबाइल बनाने का भी काम करें। हर इंसान कुछ न कुछ अपने अपने यूनिक कामों में लगे हुए रहते हैं और हर इंसान एक दूसरे की जरूरतों को इसलिए पूरा करते हैं। मान के चलिए आप कृषि का कार्य करते हैं, कोई है बढ़े का काम करता है, कोई मोबाइल बनाने का काम करता है, कोई ट्रैक्टर वाहन चलाने का काम करता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सबको जरूरत होता है और इस तरह से जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों में वैसा मॉडल एक होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए, जिस पर हम लोग सब मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए उस नियम को फॉलो कर सके। और ऐसा ही कुछ नियम क्रिस्टालर महोदय ने देने का प्रयास किया है केंद्र स्थल सिद्धांत के नाम पर। मान के चलिए आप किसी गांव में रहते हैं या कोई शहर में रहते हैं। मान के चलिए आपका घर में कोई एक सामान की जरूरत है जो आपके घर में नहीं है। आप उसे खरीदने के लिए सबसे पहले अपने गली और मोहल्ले की दुकानों में जाएंगे। अगर वहां वो सामान मिल गया तो ठीक है, अगर वो सामान वहां नहीं मिला तो आप अपने गांव से, अपने कस्बा से थोड़ा सा दूर कोई बड़ा शहर या कस्बा में जाएंगे, कोई बड़ा दुकान में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, जहां पर वो सामान को आप खरीदने के लिए जाएंगे। अगर वो सामान आपको वहां भी ना मिले तो आप निस्संदेह उस बाजार या उस कस्बा से भी कोई बड़ा शहर की ओर रुख करेंगे और वहां भी जाएंगे। अगर आपको वहां पर भी वो सामान न मिले तब आप उससे भी और कोई बड़ा शहर होगा, बड़ा, जहां पर बड़े बड़े गोदाम होंगे, मार्केट होंगे, वहां पर आप जाएंगे और वो सामान को खरीद के लाएंगे। क्योंकि उस सामान को आपको जरूरत है, आवश्यकता है। और आवश्यकताएं मनुष्य की ऐसी है कि इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, ले जाता है, इसका कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही सीमाओं को बांधने के लिए वाल्टर क्रिस्टालर महोदय ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी का सिद्धांत दिए हैं, जो कि आज के करेंट में, आज के वर्तमान में मानव जीवन के जरूरतों को, आवश्यकताओं को, समसामयिक मुद्दों पर एक नजर रखने का काम करता है। साथियों, क्रिस्टालर महोदय ने अपने सिद्धांत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं का सहारा लिया है। परिकल्पनाएं प्रायः इन्होंने नहीं, जितने भी विद्वान होते हैं अपने अपने सिद्धांत और मॉडल को देने के लिए कुछ न कुछ परिकल्पनाएं करते हैं, जिनके सहारे उन्होंने अपना सिद्धांत को फाइनल रूप देते हैं, प्रतिपादित करते हैं। इसलिए परिकल्पनाएं होना जरूरी है। इनके कुछ परिकल्पनाएं कुछ इस तरह से था, जैसे कि जिस प्रदेश में यह सिद्धांत को लागू किया जाएगा वहां पर धरातल प्राकृतिक रूप से समरूप हो, समान हो, वहां का क्लाइमेट, वहां का नदियां, अपवाह तंत्र, वहां का जनसंख्या वितरण एक समान हो, लोगों का इनकम एक समान हो, आय का स्रोत भी एक समान हो, और उनका जो परिवहन का जो भाड़ा होगा वहां पर दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता होगा, और लोगों में ऐसे ही एक इनकम जनरेट करने का इच्छा हो, सब में एक समान इच्छा हो, और इन लोगों में एक ऐसी भावना हो अंदर में कि हम अधिक दूर वस्तुओं को खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, जितना करीब हो सके उतना वस्तु को खरीदेंगे और अपना यूज करेंगे। ये तो एक मानव की स्वाभाविक क्रिया भी है कि हम कोई भी जरूरत को चीज को ज्यादा दूर जाना चाहते नहीं है, उसको खुद सोचते हैं कि वो जितना नजदीक हमें मिले उतना अच्छा है। और इस तरह से इन्होंने कुछ टर्म का प्रयोग किया, और जितने भी केंद्र स्थल होंगे सेवा क्षेत्र, वो सब एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होगा, ताकि इनकम का जो स्रोत होगा लोगों का, वो खरीदने की जो इच्छा होगी वो अधिक से अधिक होगी। क्योंकि अगर कोई सेवा क्षेत्र, सेवा का जो कुछ सामान मिलता है बहुत दूर होगा तो हम लोग वहां तक जाना नहीं पसंद करेंगे खरीदने के लिए, और वो सामने रहेगा तो हम लोग अगर थोड़ा सा भी जरूरत है उसको तो हमारे सामने चलो जाके ले आते हैं। तो ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया अपने परिकल्पनाओं में, और कुछ टर्म दिए हैं, जैसे केंद्रीय स्थानों की केंद्रीयता का मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा सेवाओं और वस्तुओं को उपलब्धता रखता हो, जनसंख्या का ज्यादा भीड़ भाड़ हो, वो अधिक से अधिक लोगों को सेवाओं को से सर्व करने का, उन्हें आपूर्ति करने का क्षमता रखता हो, वैसे क्षेत्र को केंद्रीयता कहा इन्होंने कि वह वैसे क्षेत्र जहां पे होगा वहां उसे हम लोग एक सेंट्रल मतलब केंद्र, सेवा केंद्र के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और इसका अगला जो और इनका जो नेक्स्ट टर्म था वह था वस्तुओं की देहरी। वस्तुओं की देहरी कहने का मतलब है
अगर बाजार कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाया गया है तो उस फैक्ट्री में मान के चलिए डेली 2000 साबुन बनाया जाता है, तो उस साबुन को खरीदने के लिए उस केंद्र स्थल के आसपास ही उतने एक निश्चित संख्या में जनसंख्या होना चाहिए, उपभोक्ता होना चाहिए, तभी ना वो उद्योग वहाँ पे चल पाएगा, बाजार टिक पाएगा। अगर उसे खरीदने के लिए लोगों की एक संख्या ही नहीं होगी तो फिर वो बाजार वहाँ पे उद्योग कहाँ से चलेगा। इसे ही इन्होंने कहा था वस्तुओं की देरी। और इसका एक और टर्म था इनका, वस्तुओं का परास। वस्तुओं का परास कहने का मतलब है कि कोई भी वो उपभोक्ता होता है, वह किसी भी सामान को खरीदने के लिए चाहता है कि हम वह सामान हमें न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम दूरी में उपलब्ध हो जाए। उनको इच्छा ऐसा होता है कि वह सामान हमें अधिक से अधिक नज़दीक मिले, हमें अधिक दूर न जाना पड़े। तो केंद्र स्थल वैसे उतना ही दूर में होना चाहिए कि जहाँ तक एक उपभोक्ता या पब्लिक वहाँ तक उस सामान को, उस सेवा को खरीदने के लिए जाने की इच्छा प्रकट करे, जाना चाहे। इसी को इन्होंने कहा था वस्तुओं की परास। तो समझ गए आप लोग ये तीनों टर्म। अब आइए चलते आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए अब हम लोग देखते हैं विभिन्न सेवा केंद्रों का पदानुक्रम और एक दूसरे में अंतर संबंध। साथियों, पदानुक्रम कहने का मतलब है, अब मैं आपको अपने ढंग से बताता हूँ। जिस तरह से मेरा देश में, पूरे देश में शासन करने के लिए अपने देश को अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में बांटते हैं, उस तरह से एक बहुत बड़ा क्षेत्र में सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए उसे अलग अलग छोटे छोटे सेवा केंद्रों में बांट दिया जाता है, ताकि जो एक मुख्य उच्च स्तर के सेवा केंद्र होगा वहाँ से जो ज़रूरत के जो सेवाएं और वस्तुएं जो उत्पादन किया जाएगा उसको एक छोटे लेवल तक, छोटे सेवा केंद्र तक भी पहुँचाया जा सके आसानी से। इसलिए इन्होंने विभिन्न अपने जो सेवा केंद्र है उसको विभिन्न पदानुक्रमों में बांटने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। इनके अनुसार जो सबसे बड़ा जो सेवा केंद्र होगा उसका क्षेत्रफल 182 किलोमीटर क्षेत्रफल होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। एक जो सबसे बड़ा जो सेवा केंद्र होगा, इस ध्यान रहे उस सेवा केंद्र के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे 7 प्रकार के और सेवा केंद्र होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सेवा केंद्र होगा उसका जो पूरा क्षेत्रफल मिला करके होगा वह 182 किलोमीटर की एरिया में अपना फैला हुआ होगा। और जो सबसे निम्न क्रम का सेवा केंद्र होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा 7 से 9 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में होगा। तो इस तरह से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि एक उच्च स्तर के सेवा केंद्र में उसके अंडर अर्थात उसके उस बड़े सेवा केंद्र के नीचे उसके अंडर में निम्न क्रम के 7, कुल मिलाकर 7 सेवा केंद्र होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जो पहला जो सेवा केंद्र होता है सबसे बड़ा, सबसे उच्च स्तर का जो होता है उसे हम लोग प्रादेशिक राजधानी कहा गया है। और उसके बाद का जो सेवा केंद्र होगा जो इसमें जुड़ा हुआ होगा उसका प्रादेशिक महानगर। उसके बाद का जो होगा नीचे का जो अर्थात निम्न क्रम का होगा प्रादेशिक नगर। उसके बाद जो होगा नीचे का होगा वह छोटा नगर। उसके बाद का जो नीचे का होगा उसे कस्बा, और उससे भी नीचे होगा उसे गाँव, और गाँव से भी जो नीचे का सेवा केंद्र होगा उसे पूर्वा हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पूर्वा, वैसा गाँव घर को बोला जाता है जहाँ पर फुटफाट 1-2 घर दूर दूर में बसे हुए होते हैं, उसे हम लोग पूर्वा कहते हैं। तो कृपालाल महोदय ने यहाँ तक क्षेत्र अपने एरिया को कवर किया है ताकि सेवा का जो वस्तु और सेवा का जो डिमांड पूरा किया जाएगा वो सब जगह तक पहुँचाया जा सके। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो सेवा का जो केंद्र होगा, एक सबसे बड़ा सेवा केंद्र, उसके अंतर्गत 7 और छोटे छोटे सेवा केंद्र होंगे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और ये तो पॉइंट बता ही दिए आपको कि जो सबसे बड़ा सेवा केंद्र होगा उसका क्षेत्रफल 182 किलोमीटर एरिया में फैला होगा, और जो सबसे निम्न क्रम का सेवा क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल 7 से 9 किलोमीटर होगा। इस तरह से एक सेवा केंद्र से अर्थात छोटे सेवा केंद्र से उससे उच्च स्तर का जो सेवा केंद्र होगा अर्थात निम्न क्रम का जो सेवा केंद्र से उच्च क्रम का सेवा केंद्र, जो हायरार्की जो इन्होंने पदानुक्रम बताया है, जो बढ़ता जाएगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो दूरी होगा वह एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र का जो दूरी होगा वह √3 के अनुपात में बढ़ता जाएगा। √3 गुना बढ़ता जाएगा इस रेशियो से। अर्थात √3 गुना करने का मतलब है आप √3 को निकालेंगे तो उसका आएगा आपका 1.5 गुना, नहीं तो 1.5 गुना आएगा और नहीं तो 2 गुना आएगा। √3 का मतलब आपका आएगा 2.25 गुना, लगभग 2.25 गुना। तो कहने का मतलब है एक को क्षेत्रफल होगा जो निम्न क्रम का, उसका क्षेत्रफल 7 से 9 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। तो उसके जो ऊपर का जो क्रम होगा, उसका जो सेवा केंद्र होगा, उसका जो दूरी होगा दोनों का बीच का, वो दूरी आपका
अगर अगर एक निम्न क्रम का सेवा केंद्र है, उसका क्षेत्रफल आपका 7 किलोमीटर मान के चलते हैं, तो इस हिसाब से जो अगला क्रम होगा उसका दूरी 7 का 2.5 गुना करेंगे तो आपका 7 का 2 गुना में 14 आता है, लेकिन 2.5 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। और फिर उसी तरह से इसका जो इससे जो उच्च क्रम का होगा सेवा केंद्र होगा, उसका जो एरिया होगा, दूरी होगा, वह आपका इससे 12 का 2.5 गुना अर्थात 21 वर्ग किलोमीटर से दूर होगा और 21 किलोमीटर दूर होगा। और इससे जो उस क्रम का सेवा केंद्र अगर अर्थात छोटा नगर होगा, उसका जो क्षेत्र दूरी होगा वह यहाँ से इसका 21 का 2.5 गुना अर्थात 21 किलोमीटर दूर होगा, 36 किलोमीटर दूर होगा। और इसी तरह से इससे जो उस क्रम का होगा क्षेत्र एरिया जो होगा सेवा केंद्र, उसका जो होगा आपका दूरी जो होगा वह इसका 36 का 2.5 गुना अर्थात √3 गुना करने का मतलब है √3 का 2.5 गुना इसका आ गया, हिंदी में बोल रहे हैं हम, तो आपका 62 किलोमीटर एरिया में दूरी आएगा। फिर इससे जो 2.5 गुना करेंगे तो आपका 108 किलोमीटर आएगा। और इसी तरह से जो इससे जो सबसे उच्च क्रम का सेवा केंद्र होगा उसका जो दूरी होगा वो 182 आएगा। इस तरह से कहा जाए तो एक उच्च क्रम का जो सेवा केंद्र होगा उसका क्षेत्रफल आपका 182 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो इनके अनुसार जो निम्न क्रम का सेवा केंद्र होगा उससे जो उच्च क्रम का सेवा केंद्र होगा उसका जो जनसंख्या होगा वह 3 गुना आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक चीज़ जो निम्न क्रम का सेवा क्षेत्र है उसका जनसंख्या मान के चलिए 100 होगा, तो उससे उच्च क्रम का जो सेवा क्षेत्र होगा उसका जनसंख्या 300 होगा। इसी तरह से इससे उच्च क्रम का जो सेवा क्षेत्र होगा उसका जनसंख्या आपका 900 होगा। इससे ऊपर जाएगा तो 9 का 3 गुना 900 का हो जाएगा 2700 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 2700 का 3 गुना करेंगे तो 8100 चला जाएगा। फिर इसी तरह से आपका 8100 का 3 गुना करेंगे जो उस क्रम का होगा 24300 आएगा। फिर इसका जो 3 गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपने जो सड़कों ने व्यवस्था दिया है उसमें इस तरह से जनसंख्या का एक निश्चित, इनके अनुसार जनसंख्या भी एक निश्चित संख्या में होना चाहिए, पॉपुलेशन एक निश्चित संख्या में होना चाहिए, और उनका क्षेत्रों का विभिन्न सेवा केंद्रों का बीच दूरी वो भी निश्चित होना चाहिए। और फिर विभिन्न सेवा केंद्रों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपका एक निश्चित संख्या में होना चाहिए। और इनके अनुसार जो सेवा क्षेत्र का जो वर्ग स्क्वायर में जो क्षेत्रफल होगा वह भी निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर आपका 3 गुना होगा। जैसे कि इसका जो आपका सेवा क्षेत्र जो होगा 3 गुना, इसका क्षेत्रफल जो होगा वह 3 गुना होगा। अर्थात निम्न क्रम का सेवा क्षेत्र ये मान चलिए जिसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके ऊपर का जो सेवा क्षेत्र होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा इसे 3 गुना अर्थात 3 3 9। इस तरह से आपका ये ऊपर का जाएगा, इसका जो होगा 9 का फिर गुना करेंगे तो 3 गुना तो 27 होगा। अर्थात कहने का मतलब है रैंडमली इस तरह से देखिए आपका 3 3 9 27 81 243 729 और आपका 2187। इस तरह से आपका 3 गुना आधार पे जो क्षेत्रफल होगा वो आपका सेवा केंद्रों का बढ़ता जाएगा। अर्थात 3 9 27 21 यह इसका सेवा केंद्रों का आपका जो पदानुक्रम है उस तरह से इसका क्षेत्रफल भी पदानुक्रम के हिसाब से, पदों के हिसाब से आपका इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा। और इसका जो जनसंख्या होगा वो भी 3 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इसका दूरी है दो सेवा केंद्रों के बीच का दूरी वह हमेशा एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र का जो दूरी होगा वह √3 गुना बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहीं पे हम कहीं लोग जब एग्जाम में ऐसा रेंडमली क्वेश्चन आता है 7 12 21 36, तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन, ऐसा क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे एक बार फिर इसका वीडियो बना के कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में जिसके अक्सर लोग गलत करके आ गए हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ऐसा हमको उसको लिखना था, आपको जो उसको मिला करके, जैसे कि यहाँ 7 12 21 36 दिया, आपको बीच में 21 नहीं दे देगा, सिर्फ आपको दे देगा यहाँ पर मान के चलिए ऐसे आपको निकालने के लिए यहाँ 7 दे देगा, यहाँ पर 12 देगा, फिर आपका यहाँ पे 21 गोल कर देगा, फिर आपको यहाँ पे 36 देगा, तो आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, जानते समझ नहीं आते हैं, तो इसको भरने के लिए जैसे कि हमको √3 गुना करना है तो √3 गुना करेंगे तो इसका आपका 12 का √3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका जिसका 21 आएगा तो यहाँ पे 21 आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो साथियों ये था इनका क्रिस्टालर महोदय का सेवा केंद्रों का पदानुक्रम और एक दूसरे का अंतर संबंध। अब आइए बात करते हैं, इन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, बाजार नियम, परिवहन नियम और प्रशासनिक नियम। साथियों आइए अब देखते हैं बाजार सिद्धांत। बाजार सिद्धांत के अनुसार इसको हम लोग बाजार सिद्धांत को K3 के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। K3 भी आपको एग्जाम में आ जा सकता है इस तरह से, बाजार सिद्धांत क्या होता है K3। तो K3 कहने का मतलब है कि जो एक सेवा केंद्र होता है वह अपने साथ साथ अपने से निम्न क्रम का सेवा केंद्र होता है उसका 1/3
एक तिहाई क्षेत्रफल को भी सेवाएं प्रदान करता है। इस तरह से कहा जाए तो एक जो सेवा केंद्र होता है वह अपने साथ साथ 1, 2, 3 अगर 3 को अगर मिला देते हैं, जैसे कि एक तिहाई का इसका कहने मतलब है एक तिहाई, एक ये वाला भाग आपका आ गया पूरा, और फिर आपका एक ये वाला आपका भाग आ गया, ये वाला भाग आ गया, एक भाग ये बच गया। कहने का मतलब है कि बाजार सिद्धांत के अनुसार एक जो सेवा उच्च स्तर का सेवा केंद्र होगा वह अपने साथ साथ 2 अन्य सेवा केंद्रों को भी सेवाएं प्रदान करता है। इस तरह से टोटल हो जाएगा कुल एक वाला ये और फिर 2 ये, इस तरह से 2 + 1 3 बराबर यह, इसीलिए इसको बोला जाता है K3 नियम। अर्थात यह जो सेवा केंद्र होगा बाजार सिद्धांत के अनुसार एक सेवा केंद्र अपने साथ साथ अन्य 2 सेवा केंद्रों को भी सेवाएं प्रदान करता है। कैसे करता है यहाँ पर देखिए, आपका इतना बड़ा क्षेत्र ये आपका घेर लिया, एक तिहाई ले लिया यहाँ, एक तिहाई यहाँ, एक तिहाई यहाँ, तो ये 3 को हम मिला देंगे तो एक आपको एक आ जाएगा, एक सेवा केंद्र का क्षेत्रफल कवर करेगा। फिर यहाँ 1, 2, 3 को मिला देंगे तो आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि देखिए एक सेवा केंद्र को 3 भाग बांटेंगे हम तो उसका 1 तिहाई भाग कवर करता है। इस तरह से अगर एक इसका अंतर का देखा जाए षटकोण में तो आपका 1, 2, 3 भाग मिलाने पर ये आपका एक सेवा केंद्र का निर्माण करता है। फिर इस तरह 1, 2, 3 मिलाते हैं तो एक और सेवा केंद्र का निर्माण होता है। इस तरह से बाजार सिद्धांत के अनुसार एक जो सेवा केंद्र होगा उच्च स्तर का वह अपने साथ साथ 2 अन्य सेवा केंद्रों को भी सेवाएं प्रदान करेगा। अर्थात इसीलिए इस सिद्धांत को 2 + 1 अर्थात K3 सिद्धांत कहा गया। आइए अब देखते हैं हम लोग परिवहन सिद्धांत। परिवहन सिद्धांत को K4 सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे K4 सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो परिवहन सिद्धांत के अनुसार जो सेवा केंद्र होगा वह एक सेवा केंद्र अपने साथ साथ अपने निकटवर्ती निम्नवर्ती सेवा जो निम्न स्तर का सेवा केंद्र होगा उसका आधा भाग को 1/2 मतलब आधा भाग को सेवाएं प्रदान करता है अपने साथ साथ। वो किस लिए करता है? क्योंकि इन्होंने परिवहन सिद्धांत में जो सड़क निर्माण होगा वो उसको इन्होंने अपने षटकोण व्यवस्था में सीधा खींचने का प्रयास किया है। क्योंकि सीधे जो सड़कें होती है वो हमेशा परिवहन लागत अपेक्षाकृत उसमें कम बैठती है, और जो अगर इस तरह से अगर नहीं करे, इसको षटकोण व्यवस्था का फॉलो करे, यहाँ से ऐसे वैसे करके घूम के अगर सेवा केंद्र तक सड़कों का निर्माण किया जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। इसलिए इन्होंने षटकोण व्यवस्था में परिवहन सिद्धांत के अंतर्गत अपने सड़क मार्गों को सीधा रखने का प्रयास किया है। और इस तरह से इन्होंने पाया कि सीधा करने पर इस तरह से पूरा क्षेत्र भी कवर हो जाएगा इसका, और जो सेवा केंद्र इसका बनेगा एक षटकोण का वो आपका इस तरह से अपने साथ साथ या देखिए अपने साथ साथ या 3 अन्य सेवा केंद्रों को भी सेवाएं प्रदान करता है। जिस तरह से इसका एक भाग यहाँ पे कर लिया पूरा कवर, इसका एक भाग यहाँ पे कवर कर लिया, एक क्षेत्र यहाँ बन गया। फिर इस तरह से आपका एक यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ इसका भाग कवर किया पूरा, यहाँ पे पूरा ये वाला क्षेत्र पूरा कवर कर दिया, और फिर यहाँ पे आपका एक भाग कवर करेगा। इस तरह से यह अपने साथ साथ 3 अन्य सेवा केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है। और कुल मिलाकर कहा जाए इस तरह से एक ये वाला आपका हो गया और ये तीनों को मिला करके आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे K4 सिद्धांत कहते हैं, अर्थात 3 + 1 अर्थात एक ही आपका वाला सेंटर हो गया पूरा, और दूसरा जो हो गया आपका ये दोनों को मिला के 1, ये दोनों को मिला के 1, फिर ये दोनों को मिला के 1 अर्थात 1, 2, 3 और एक खुद का 4 अर्थात इस तरह से इसे हमें बोला जाता है K + 3 अर्थात 4 अर्थात K4 सिद्धांत। इसलिए इसे परिवहन सिद्धांत को K4 सिद्धांत कहा जाता है। और इसी तरह से प्रशासनिक सिद्धांत, प्रशासनिक नियम के अनुसार जो एक सेवा केंद्र एक जो प्रशासनिक केंद्र होगा वह अपने साथ साथ 6 अन्य सेवा केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टाल्डो महोदय ने अपने पदानुक्रम व्यवस्था में 6 निम्न स्तर के सेवा केंद्र 6 अन्य निम्न स्तर के 6 अन्य सेवा केंद्रों का मॉडल तैयार किया था, ताकि कुल मिलाकर 7 आपका हो जाए। मेन वाला और आपका 6, इसलिए ऐसा किया था इन्होंने, इसी को ध्यान में रखते हुए किया था। तो इस प्रशासनिक सिद्धांत के अनुसार जो एक मेन सेवा केंद्र होगा वह अपने साथ साथ 6 अन्य सेवा केंद्रों को प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करेगा। जैसे कि आपका ये हो गया, इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर का हो गया, फिर एक ये, इसलिए इसे भी इस सिद्धांत को बोला जाता है 6 + 1 का सिद्धांत अर्थात 7 अर्थात इस सिद्धांत को K7 का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है। तो साथियों कैसा लगा यह मेरा बताने का तरीका? तो साथियों इस तरह से मैं आपको इस सिद्धांत में विभिन्न सेवा केंद्रों के जो पदानुक्रम है और जो एक दूसरे के अनुपातिक संबंध है उसको बताने का प्रयास किया, और साथ साथ बाजार सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत में जो इन्होंने के मूल्य दिया है उसको भी बताने का प्रयास किया। जैसे कि हम आपको बताएं अभी जस्ट के मूल्य में बाजार के सिद्धांत जो है उसमें K3 नियम लागू होता है,
और परिवहन में K4 नियम लागू होता है, K4 और प्रशासनिक में K7। तो याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं इसका सिद्धांत को आलोचना भी करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी सिद्धांत को कुछ न कुछ लोग आलोचना ही करते हैं, इस सिद्धांत को भी आलोचना किया गया है। जैसे कि यह सिद्धांत एक आदर्शवादी सिद्धांत माना जाता है और इसमें बहुत सारे आदर्श दशाओं को कल्पनित किया गया है। जैसे कि एक धरातल पूरा समतल हो, समरूप हो, वहाँ का जलवायु, अपवाह तंत्र सब कुछ एक जैसा समान हो। उसके बाद इसका जो यहाँ का जनसंख्या का वितरण होगा वो भी एक जैसा समान होगा। लोग आर्थिक मानव होंगे, लोग ज़्यादा दूरी तय करना ना चाहे और अधिक दूरी तय करने पर जो परिवहन भाड़ा होता है वो हमें धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि बहुत दूर का सफर करना पड़ता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी कुछ केस में परिवहन भाड़ा को कम हो जाता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत का कुछ कमियां भी है जिससे लोग आलोचना कर ही दिए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यह कहा जा सकता है, आलोचना भले ही किया जाए फिर भी यह सिद्धांत एक तरह से आने वाले जितने भी विद्वान होंगे उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा और कोशिश करेंगे आने वाले लोग इससे सीख करके इससे भी कुछ अच्छा त्रुटिपूर्ण सिद्धांत देने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों जैसा कि जानते हैं हम, कोई भी विद्वान अपने आप का दूध को धोया हुआ नहीं होता है। अगर इस सिद्धांत को तीर्थाटन महोदय बनाया है तो ये भी कहीं न कहीं इनसे पूर्ववर्ती जो विद्वान थे, जैसे कि आपका हो गया वेबर, वान थियोनेट, इससे इन्होंने शिक्षा लेकर के प्रेरित करके उनके मॉडल से कुछ फेरबदल करके त्रिकोणमितीय सिद्धांत को जो ट्रायंगल दिया था वेबर, उसको इन्होंने षटकोणीय व्यवस्था में बदल करके पूरे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया। और इस तरह से जो इनसे जो आगे वाला विद्वान हम पढ़ाएंगे आपको, लोस का किए उन्होंने क्रिस्टालर का जो सिद्धांत था उसी को इन्होंने संशोधित करके कुछ और उससे अपने दिमाग को लगा करके जो इनमें कमियां था उसको सुधार करके संशोधन करके अपने नाम से अलग सिद्धांत दिए हैं। तो कहीं न कहीं हर सिद्धांत का कुछ न कुछ आलोचना होना भी चाहिए, क्योंकि उससे आलोचना करने से क्या होता है कि जो आने वाला विद्वान होते हैं वो उससे कुछ और निखार अच्छा ढंग से, बेहतर ढंग से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छा मॉडल तैयार कर सकते हैं।